चैप्टर नंबर है 6, दैट इज अबाउट फ्लूइड डायनामिक्स. Fluid. What we mean by fluids? Material that can flow. Material that can flow is called fluid. For example, water, milk, oil, honey, and gases under हाई प्रेशर. इसका मतलब है कि सभी लिक्विड्स और गैसेस अंडर हाई प्रेशर्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स. तो इन दोनों को, लिक्विड्स और गैसेस को, हम फ्लूइड्स का नाम देते. फ्लूइड्स अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. एनी ऑब्जेक्ट that tries to flow through that fluids, so that is opposed by that fluids. That is, that object is opposed by that fluids. Then this oppositions offered by that fluid is called drag force. Drag force, the opposition offered by the fluid to any object moving through that fluid is called drag force. That depends upon the different parameters. First of all, important parameter is the velocity of the fluids, velocity of the object, या हम यहाँ पे कह सकते हैं relative velocity of the object with respect to that fluids. इसमें अब दोनों की velocities का जो है वो सम बनेगा, तो बल्कि डिफरेंस को कहते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना, दो वेलोसिटीज़ का डिफरेंस, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड्स. तो मसलन अगर ऑब्जेक्ट जो है जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शंस के अंदर अगर फ्लो करना चाहेगा तो वो ईजिली फ्लो करता है, ईजिली मूव करता है, इसलिए कि दो वेलोसिटीज़ का डिफरेंस कम हो जाता है. और डिफरेंस जब कम हो जाता है तो रिलेटिव वेलोसिटी कम हो गई तो फोर्स ऑफ ड्रैग फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाती है. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपोजिट मूव करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फ्लूइड्स, तो मुश्किल हो जाता है उस ऑब्जेक्ट के लिए मूव करना थ्रू दैट फ्लूइड्स, डिफ़िकल्ट हो जाता है. मीन दैट ऑब्जेक्ट ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ दैट टू द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. इसलिए कि दो वेलोसिटी का डिफरेंस, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और फ्लूइड की वेलोसिटी जब अपोजिट हैं, जब हम उनका डिफरेंस लेंगे, वी गेट द लार्ज नंबर मैथमेटिकली. इसको ना रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो जब रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ जाती है. फिर उसके अंदर नेचर ऑफ द फ्लूइड्स बड़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. नेचर्स क्या मतलब? बास फ्लूइड्स की नेचर क्या है कि वो लाइट फ्लूइड्स हैं, उनके अंदर विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत कम होता है, और बाज़ के अंदर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होती है. मसलन पानी जो है उसका फ़्लो बड़ी आसानी के साथ हो जाता है, दूध का फ़्लो जो है वो बड़ी आसानी के साथ हो जाता है, लेकिन इसके मुकाबले में जो हनी है उसका जो फ़्लो है वो मुश्किल होता है. इसका मतलब है कि इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और इनकी विस्कोसिटी जो है वो कम होती है. ऑयल की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, किसी की विस्कोसिटी कम होती है और किसी की वेलोसिटी ज़्यादा होती है. ये फैक्टर्स भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ड्रैग फोर्स को ऑफर करने के लिए. और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट की शेप है उसका बड़ा रोल होता है. तो सबसे कम जो होगी फ्रिक्शंस या ड्रैग फोर्स वो सफेरिकल शेप की बॉडी के ऊपर हो, वो सफेरिकल शेप की बॉडी के ऊपर हो. और फिर उसका साइज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. आया वो बड़ा साइज़ है, कम साइज़ है, तो साइज़ जितना बड़ा होगा तो यकीनन उस बॉडी के ऊपर जो ड्रैग फोर्स होगी वो भी उतनी ज़्यादा होगी. तो एक साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है स्टोक्स. तो स्टोक्स ने हमें रिलेट किया डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ
ड्रैग फोर्स को। तो स्टोक्स क्या कहता है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। स्टोक्स लॉ है, स्टेटमेंट कहता है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर थ्रू द मीडिया ऑफ विस्कोसिटी, इसका ये सिंबल है ईटा, इसको पढ़ते हैं, विद कांस्टेंट स्पीड v is given by 6 pi eta r v। स्टोक्स अप्लाइड फोर्स की बात करता है, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ स्फीयर ऑफ रेडियस r थ्रू द मीडिया ऑफ विस्कोसिटी ईटा विद कांस्टेंट स्पीड v इज गिवन बाय, ये है अप्लाइड फोर्स की बात। जहां फिजिक्स का नुक्ता मैं क्लियर करता हूं, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करना है, बॉडी स्फेरिकल है, रेडियस उसका r है, और उसको जिस मीडिया के थ्रू हमने मूव करना है उसकी विस्कोसिटी ईटा है, तो हमें इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी उस स्फेरिकल बॉडी पर, हमें इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी टू मेंटेन दैट कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब क्या हो, यकीनन इसका मतलब है कि वो मीडिया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी ही फोर्स इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शंस टू दी अप्लाइड, वो भी लगा रहा है। वो मीडिया उस ऑब्जेक्ट को, उसकी मोशन को अपोज कर रहा है, लाइक फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस, दैट रिटॉर्डिंग फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है, जिसको हम ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स, ये जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज रिक्वायर्ड, तो यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि जिस फोर्स की हमें ज़रूरत है या जो मीडिया उसके ऊपर लगा रहा है, जिसको हम ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं, दैट इज़ वेरी इक्वल बट अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ से हम स्टोक्स के लॉ से ये कंक्लूड कर लेते हैं कि जो ड्रैग फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे, जो कोई रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे, उस पर डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड कर रहा है, और मीडिया की विस्कोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। कंटिन्यू पैरामीटर्स, इसके अंदर एक बात कि वी आर बाउंड कि बॉडी स्फेरिकल है, उसका रेडियस साइज के मानों में आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी है, और रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा वेलोसिटीज का डिफरेंस होगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड्स का डिफरेंस, याद रखना, उसको रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। और विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड्स, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड्स के ऊपर ये डिपेंड करती है, जिसको हम ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। अब हम आगे चलते हैं और इसमें टर्मिनल वेलोसिटी कंसिडर करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन certain fluid at which the object moves with the constant speed in that fluid. In order to discuss further, we consider a water droplet. Let us consider a water droplet which is falling through the air. Now ये पानी का ड्रॉप, इसका वेट किधर होगा, दैट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, और एयर की जो विस्कोसिटी है जिसकी वजह से ड्रैग फोर्स बनेगी, तो ड्रैग फोर्स किधर फिर एक्ट करेगी, डाउनवर्ड, अपवर्ड, ड्रैग फोर्स अपवर्ड है, एंड दैट इज फॉलिंग डाउन एंड डाउन। लेट अस कंसिडर द वाटर ड्रॉपलेट which is falling through the air. As shown, there are two forces acting on the droplet, weight acting vertically downward and drag force
directed opposite to the weight force of gravity. Net force acting on the droplet is W minus the net force. According to Newton's second law, according to F net W minus is equal to MA, mg minus 6 pi eta r v is equal to MA, dividing both side by m, g minus 6 pi eta r v upon m is equal to A. So, it is very clear from this equation that the value of A depends upon this factors जो कि G में से माइनस हो रहा है, G में से माइनस हो रहा है. A is equal to G minus 6 pi eta r v upon m. As soon as the drop is set free, as soon as the drop is set free, तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी. जब J 0 होगी तो ये सारा फैक्टर जो माइनस हो रहा है ये 0 हो जाएगा. इसको शुरू में एक्सेलरेशन G के बराबर होगा. शुरू में उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो G के बराबर होगा, लेकिन विद द टाइम ये वेलोसिटी का फैक्टर्स आ गया, ये माइनस होने वाला फैक्टर्स भी आ गया और वो G 9.8 में से माइनस हो रहा है. तो एक्सेलरेशंस की वैल्यू, वो जो नेट एक्सेलरेशन होगा उस ड्रॉपलेट का 9.8 से कम होना शुरू हो जाएगा. शुरू में एक्सेलरेशन 9.8 है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशंस की वैल्यू कम होती जा रही है और कम होते 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 एक वैल्यू ऐसी आ जाएगी इस वेलोसिटी की जिस पे एक्सेलरेशन जो होगा बॉडी का 0 हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जिसके ऊपर उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, उस ड्रॉपलेट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा. तो जब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है. फिर वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है. तो उसको हम अगर मैथमेटिकल अंदाज के अंदर लिखें कि इफ v is equal to vt terminal velocity, then a becomes 0. वेलोसिटी बढ़ते 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 ये फैक्टर्स बढ़ते 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 9.8 के बराबर हो जाए तो g भी 9.8 माइनस जे फैक्टर्स भी 9.8, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. उसी वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है. लिहाजा 0 इज इक्वल टू g माइनस 6 पाई एटा r v के सफिक्स में t ओवर m. ये इक्वेशन आ गई. या और इसको लिख सकते हैं g इज इक्वल टू 6 पाई एटा r v पान m, या mg इज इक्वल टू 6 पाई एटा r v t, या vt इज इक्वल टू mg डिवाइड बाई 6 पाई एटा r. दिस इज इक्वेशंस जिससे हमें टर्मिनल वेलोसिटी को डिटरमिन कर सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ दैट ड्रॉपलेट. वो ड्रॉपलेट की मास जितनी ज़्यादा होगी टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी. कीपिंग साइज मीन रेडियस जो है वो सेम हो और मीडिया भी सेम हो, तो उसमें टर्मिनल वेलोसिटी मास पे डिपेंड करती है. इसकी एग्जांपल मैं इस तरह ज़बानी दे देता हूँ कि एक ड्रॉपलेट पानी का लेते हैं, एक ड्रॉपलेट हनी का ले लेते हैं. हनी शहद, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसकी मास भी यकीनन ज़्यादा होती है. तो क्या होगा कि दोनों की टर्मिनल वेलोसिटी में शहद की जो टर्मिनल वेलोसिटी है ड्रॉपलेट की वो कहीं ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दी वाटर ड्रॉपलेट. क्यों? क्योंकि उसकी मास
ज़्यादा होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इस वजह से उसकी मास भी ज़्यादा है। तो ये एक फैक्टर आ गया पहला कि कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द mass of the object. So it is clear from this equation that terminal velocity depends upon the mass of the moving object. अगर हम एक और आइडिया भी देना चाहते हैं कि आया इसमें साइज भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम देखते हैं। इफ वी want to discuss the size of the object, then we consider the density. We know that density mass over volume है। mass किसके बराबर हो जाएगा? density into volume हो जाएगा। mass m, वॉल्यूम, चूँकि मैं इसमें सफ़ियर की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। वी हैव कंसिडर्ड द वाटर ड्रॉपलेट जो शेप में सफेरिकल होता है, और सफ़ियर का वॉल्यूम का जो फार्मूला है दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। तो वो जो इक्वेशन है, सिंस वी टी इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई 6 पाई ईटा आर, तो m की जगह रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब ओवर इंटू जी भी है 6 पाई ईटा आर। तो यहाँ से एक तो पाई कैंसिल हो जाएगा, आर का स्क्वायर रह जाएगा, और 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा आपके पास? 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। ये इक्वेशन बन जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज वी टी इज इक्वल टू 2 रो जी ओवर 9 ईटा, आगे है आर स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, आर स्क्वायर हो गया। तो सो वी हैव कंक्लूडेड दैट कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो साइज पे यकीनन डिपेंड करती है। दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट। अगर हम एक ही मटेरियल्स के 2 ड्रॉप ले लेते हैं और उसमें ये r है और इसका जो रेडियस है दिस इज 2r, डबल हो गया, तो इसमें जो टर्मिनल वेलोसिटी की रेशियो हो जाएगी 1:4 की रेशियो हो जाएगी। r का स्क्वायर है 2r है, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के अंदर आ सकता है कि ऐसे 2 ड्रॉपलेट जिनका साइज़ की रेशियो या रेडियस की रेशियो 1 और 2 की है, तो उसमें टर्मिनल वेलोसिटी की जो रेशियो होगी 1:4 की होगी। फ्लूइड फ्लो, तो इस कंसेप्ट के अंदर हमने सिर्फ डिस्कस करना है कि वन इज़ स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसमें अगर कहीं फ्लूइड्स का फ्लो हो रहा है, ये रास्ता है, हम इसमें डिफरेंट पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, ए बी है, सी पॉइंट है, और इस पे वेलोसिटी v1 है, और यहाँ वेलोसिटी जो है वो v2 है, और यहाँ वेलोसिटी जो है वो v3 हो गई। और विद द टाइम देयर इज़ नो चेंज in the magnitude as well as direction of the velocities at the point
इन इस पॉइंट ए के ऊपर वेलोसिटी को मैंने कहा कि v1 है, इफ दैट रिमेन्स v1 थ्रू आउट द टाइम, जितना टाइम हम कंसिडर करते हैं, b पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी v2 है विच इज डिफरेंट फ्रॉम v1 or maybe equal to that of v1 but remain same at this point, and same is the case here c point, यहाँ वेलोसिटी को हमने लेबल किया है v3 से, और अगर ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि इस फ्लूइड्स का जो फ्लो है दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, दैट इज स्टडी फ्लो। इसको ये मुख्तलिफ नाम है, इसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं, इसको हम स्टडी फ्लो भी कहते हैं, इसमें एक नाम और भी है। तो such type of flow of the fluid in which velocities at different points remain unchanged called streamline flow या स्टडी फ्लो। एक डेफिनेशन और भी है, वो जो स्ट्रीम लाइन का लफ्ज़ आया है, दिस इज द पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल्स ड्यूरिंग इट्स फ्लो। कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, जैसे पानी का फ्लो कर रहा है, तो पानी का एक पार्टिकल्स जिस रास्ते को फॉलो कर रहा है दैट इज व्हाट वी कॉल स्ट्रीम लाइन। और स्ट्रीम लाइन फ्लो के दौरान क्या होगा कि ऑल द स्ट्रीम लाइन्स फ्लोज साइड बाय साइड्स, दिस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो ये भी एक डेफिनेशन है पुरानी बुक्स के अंदर कि स्ट्रीम लाइन्स की का जो फ्लो है उसकी पहचान हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ऐसा फ्लो जिसके अंदर सभी स्ट्रीम लाइन्स जो हैं दीज आर वेरी मच फ्लोज साइड बाय साइड, दीज नेवर क्रॉस ईच अदर, तो उसको हम स्ट्रीम लाइन का नाम देते हैं। दूसरा नाम है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, such type of the flow of a fluid in which its velocity at different point changes with the time called turbulent flow या irregular flow भी कहते हैं, irregular flow भी कहते हैं, जबकि स्ट्रीमलाइन फ्लो को रेगुलर फ्लो भी कहा जाता है। तो अगर स्ट्रीमलाइन का जो लफ्ज़ में जो आइडिया आपको दे चुका हूँ, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो ऐसा फ्लो जिसके अंदर स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी तो उसको हम टर्बुलेंट फ्लो का नाम देंगे। अगर स्ट्रीम लाइन्स जो स्ट्रीम लाइन फ्लो के अंदर तो हमेशा क्या होती हैं, साइड बाय साइड फ्लो करती हैं, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो के अंदर वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, तो सच इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, इरेगुलर फ्लो। ये हमारी डेफिनेशंस आगे हमारी ज़रूरत होगी। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसकी स्टेटमेंट है फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड in its steady flow, the rate of flow in is equal to the rate of flow out. The rate of flow in is equal to the rate of flow out. Yeah, volume of the fluid flowing in per second is equal to the वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग आउट। ये भी एक स्टेटमेंट हो सकती है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग इन पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। कंडीशंस क्या है, आइडियल फ्लूइड है, और आइडियल फ्लूइड्स के अंदर ये दो बातें होती हैं, दैट इज इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस, उसकी विस्कोसिटी भी ज़ीरो है, और दैट इज़ इनकम्प्रेसिबल भी है, तो इसको आइडियल फ्लूइड्स कहते हैं। तो उसके अंदर द रेट ऑफ फ्लो इन इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो आउट, और उस रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग इन पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड्स। अब इसको प्रूव करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं फर्दर।
तो एक्सप्लेनेशन जो है, लेट अस कंसिडर अ ट्यूब, अ फ्लो as shown. Here A1 is the area of cross section of this tube at this end, and velocity of the fluid is V1, or at the second end area of cross section is A2 and velocity is V2. So let us consider a tube of flow as shown. An incompressible and non-viscous fluid is flowing through this tube. At the first end, area of cross section A1, velocity of the fluid V1, distance traveled in time delta t, V1 into delta t, volume of the fluid flowing in this time A1 V1 delta t. Let us suppose यहाँ तक ये डिस्टेंस है और ये बॉडी ने ट्रेवल किया, तो ये सिलेंड्रिकल है, लिहाजा शेप में सिलेंड्रिकल की वजह से उसका जो वॉल्यूम बन जाएगा वो इतना बन जाएगा। और वॉल्यूम के बाद हमारे पास जो चीज़ होती है वो है मैस ऑफ द फ्लूइड। आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैस ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग इन, ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी वॉल्यूम। सिमिलरली एट द सेकेंड एंड, area of cross section A2, velocity of the fluid V2, distance traveled in time delta t, V2 into delta t हो जाएगा, and volume of the fluids flowing out A2 V2 delta t, or mass of the fluid, mass of the fluid flowing out, mass into density A2 V2 delta t. Now here is the distance traveled by the fluids V2 delta t, and here is the volume. Since fluid is incompressible, since the fluid is incompressible, that's why we can write mass of the fluid flowing in is equal to mass of the fluid flowing out. So mathematically, rho 1 A1 V1 delta t is equal to rho 2 A2 V2 delta t. For incompressible fluid, rho 1 is equal to rho 2, density remain constant, therefore अच्छा डेल्टा टी भी कैंसिल कर दें, डेंसिटी को भी कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यह है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग इन किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड्स flowing out per second, per second. This is what we call equation of continuity. A1 V1 is equal to A2 V2। यहाँ से एक खूबसूरत सा रिज़ल्ट और भी है जो इससे हम कंक्लूड करते हैं, और वो क्या है कि सिंस A1 V1
is equal to A2 V2. So V1 by V2 is equal to A2 by A1. Equations क्या बताती है? That is ratio between the velocities is equal to inverse ratio of the area of cross sections. Area of cross sections. Inverse ratio. तो जहाँ area of cross section बड़ा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगी, जहाँ area of cross sections कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी. That is V is inversely proportional to the area of cross section, inversely proportional to the area of cross section, कि जहाँ कहीं area of cross section कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी. ये है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी